भारत के टेक्नोलॉजी सेक्टर में हमारी आंखों के ठीक सामने एक बहुत बड़ी क्रांति हो रही है। हम अब सिर्फ विदेशी डिज़ाइन को असेंबल करने वाले देश नहीं रहे, बल्कि अब असली डीप टेक बनाने की दौड़ में शामिल हो चुके हैं। और इस रेस में एक कंपनी है जो सबसे आगे निकलती दिख रही है, केन्स टेक्नोलॉजी। तो चलिए आज इसी कंपनी की कहानी को डिकोड करते हैं और ये समझते हैं कि केन्स कैसे भारत के सिलिकॉन वैली के सपने को हकीकत बना रही है। इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है एक नंबर, 9,072 करोड़ रुपए। जी हां, ये केन्स टेक्नोलॉजी की आज तक की सबसे बड़ी ऑर्डर बुक है। लेकिन ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़े बदलाव का सिग्नल है। ये दिखाता है कि कंपनी कैसे एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर से भारत के सेमीकंडक्टर मिशन का एक अहम पिलर बनने जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। देखिए, केन्स की कहानी को अकेले नहीं समझा जा सकता। इसे समझने के लिए हमें उस बड़े कैनवास को देखना होगा जिस पर यह पूरी तस्वीर बन रही है, और वो कैनवास है भारत का सेमीकंडक्टर सुपर पावर बनने का सपना। सरकार की स्ट्रैटेजी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। पहले इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन यानी ISM 1.0 का फोकस सिर्फ बाहर से आए चिप्स की बेसिक असेंबली और टेस्टिंग पर था। लेकिन अब ISM 2.0 के साथ गेम पूरी तरह से बदल गया है। अब लक्ष्य एक पूरा इकोसिस्टम बनाने का है, अपनी खुद की डिजाइन से लेकर पूरी सप्लाई चेन तक। और ये मौका कोई छोटा मोटा नहीं है। 2030 तक $100 बिलियन का मार्केट बनने की उम्मीद है, जिससे चाइना +1 जैसी ग्लोबल स्ट्रैटेजी और भी हवा दे रही है। और अब आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प मोड़ पर, केन्स टेक्नोलॉजी का वो मास्टर स्ट्रोक जिसने उसे इस इंडस्ट्री के सेंटर में ला खड़ा किया है। तो केन्स का सीक्रेट सॉस क्या है? वो है IEMS। अब ये परंपरागत EMS यानी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज से बिल्कुल अलग है। सोचिए, EMS वो दर्जी है जिसे आप कपड़ा देते हैं और वो सिर्फ सिलकर दे देता है। लेकिन IEMS एक फैशन डिजाइनर की तरह है, जो कपड़ा चुनने से लेकर डिजाइन बनाने, सिलाई करने और बाद में ऑल्ट्रेशन तक की जिम्मेदारी लेता है। यानी प्रोडक्ट के आइडिया से लेकर उसकी पूरी लाइफ तक का सपोर्ट। और ये सिर्फ फैंसी शब्द नहीं है, इसका सीधा कनेक्शन मुनाफे के गणित से है। देखिए, पहले कंपनी 6 से 9% के लो मार्जिन वाले कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के धंधे में थी। लेकिन अब एरोस्पेस, डिफेंस और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसे हाई वैल्यू, हाई मार्जिन वाले सेक्टर्स पर फोकस करके उनका लक्ष्य 30% से भी ज्यादा का मार्जिन हासिल करना है। ये सिर्फ बिजनेस मॉडल बदलना नहीं, बल्कि अपनी क्लास बदलना है। सवाल यह है कि वे ये सब कर कैसे रहे हैं। 2 स्मार्ट तरीकों से, बैकवर्ड और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। बैकवर्ड इंटीग्रेशन में वो OSAT और PCB मैन्युफैक्चरिंग जैसे जरूरी काम खुद कर रहे हैं, जिससे उन्हें दूसरों पर निर्भर ना रहना पड़े। और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में वो स्मार्ट मीटर्स और रेलवे के कवच सिस्टम्स जैसे पूरे के पूरे प्रोडक्ट्स खुद डिजाइन कर रहे हैं। इससे क्या होता है? मुनाफे का सबसे बड़ा हिस्सा उनकी अपनी जेब में आता है। इस पूरी स्ट्रैटेजी का ताज है साणंद में बन रहा ये नया OSAT प्लांट। जरा इसके स्केल पर गौर कीजिए। 3,300 करोड़ रुपए का भारी भरकम निवेश, 47 एकड़ में फैला एक विशाल कैंपस और हर साल 2.3 बिलियन चिप्स बनाने की क्षमता। ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं है, ये भारत की आत्मनिर्भरता का एक जीता जागता सिंबल है। और इस प्लांट में कोई मामूली चीजें नहीं बन रही, यहां बन रहे हैं इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल जैसे बेहद कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स। सोचिए, एक छोटे से मॉड्यूल में 17 अलग अलग चिप्स एक साथ काम करते हैं। ये EVs और मॉडर्न इंडस्ट्री का दिमाग और दिल है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वे इसे कैलिफोर्निया की एक बड़ी कंपनी अल्फा एंड ओमेगा सेमीकंडक्टर के लिए बना रहे हैं। ये मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड का एक बेहतरीन उदाहरण है। ठीक है, बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े सपने तो हो गए, लेकिन क्या नंबर्स भी इस कहानी का साथ दे रहे हैं? चलिए अब एक रिसर्च एनालिस्ट का चश्मा पहनते हैं और देखते हैं कि इस महत्वाकांक्षा के पीछे का फाइनेंशियल गणित क्या कहता है। सबसे पहले कमाई की बात करते हैं। वो 9,072 करोड़ की ऑर्डर बुक याद है? वो कंपनी को अगले 1.5 से 2 साल के लिए एक तरह की रेवेन्यू गारंटी देती है कि पैसा तो आता रहेगा। और मैनेजमेंट का लक्ष्य भी छोटा नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 28 तक $1 बिलियन यानी करीब करीब 8,300 करोड़ रुपए का रेवेन्यू। रेवेन्यू तो ठीक है, लेकिन मुनाफे का क्या? ये स्लाइड बहुत अच्छे से दिखाती है कि कंपनी कैसे स्टेप बाय स्टेप 30% से ज्यादा के ग्रॉस मार्जिन तक पहुंचने की तैयारी कर रही है। ये सफर एसएमडी से 6-9% के बेस से शुरू होता है और फिर PCB सर्विसिंग, OSAT और डिफेंस जैसे हाई मार्जिन वाले बिजनेस को जोड़कर ये सीढ़ी ऊपर चढ़ती जाती है। लेकिन इस तूफानी ग्रोथ और इतने बड़े निवेश की कीमत क्या है? यहाँ कहानी में एक बहुत जरूरी मोड़ आता है, क्योंकि हर बड़ी छलांग के साथ कुछ ना कुछ रिस्क तो जुड़ा ही होता है। और फिलहाल सबसे बड़ी चुनौती है वर्किंग कैपिटल। आसान भाषा में कहें तो कंपनी का पैसा करीब 139 दिनों के लिए बिजनेस में फंसा हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें भविष्य के बड़े ऑर्डर्स के लिए कच्चा माल अभी से खरीद कर रखना पड़ रहा है। मैनेजमेंट का टारगेट इसे वापस 85 से 100 दिनों के नॉर्मल लेवल पर लाना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस चुनौती से निपटने के लिए उन्हें फिलहाल और पैसा उठाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब इससे पहले कि हम बड़ी तस्वीर देखें और भविष्य का अंदाजा लगाएं, एक छोटी सी बात।
अगर आपको इस तरह का डीप डाइव एनालिसिस पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ऐसी ही दिलचस्प चर्चाओं के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी जरूर ज्वाइन करें। चलिए अब वापस कहानी पर आते हैं और अपने लेंस को थोड़ा जूम आउट करके देखते हैं कि दुनिया में जो बड़ी बड़ी घटनाएं चल रही हैं वो केन्स टेक्नोलॉजी की किस्मत को कैसे बनाया बिगाड़ सकती हैं। देखिए, हर बिजनेस को दो तरह की हवाओं का सामना करना पड़ता है। एक होती है हेडविंड यानी मुश्किलें, जैसे माल ढुलाई और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें। लेकिन केन्स के लिए जो टेलविंड है यानी जो हवाएं उसे आगे बढ़ा रही हैं वो कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। चाइना +1 की ग्लोबल स्ट्रैटेजी और बड़ी बड़ी कंपनियों का भारत में अपना बेस बनाना केन्स के लिए एक सुनहरा मौका लेकर आ रहा है। तो अब हम सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़कर भविष्य की तस्वीर देखने की कोशिश करते हैं। क्या केन्स टेक्नोलॉजी का सुनहरा दौर अभी शुरू ही हुआ है? चलिए इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक बहुत जरूरी चीज है रिटर्न ऑन कैपिटल, जो अभी 14.3% पर शायद थोड़ा कम लगे। इसे कहते हैं कैपेक्स ड्रैग। मतलब कंपनी ने नए प्लांट्स पर बहुत पैसा खर्च तो कर दिया है, लेकिन उनसे अभी पूरी कमाई शुरू नहीं हुई है। लेकिन थ्योरी ये है कि जैसे ही ये प्लांट्स अपनी पूरी क्षमता पर काम करना शुरू करेंगे, रिटर्न्स में एक जबरदस्त सर्ज यानी उछाल देखने को मिलेगा। तो वैल्यूएशन के लिहाज से क्या स्थिति है? स्टॉक अपने 52 हफ्ते के हाई से काफी करेक्ट हो चुका है। हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में ये थोड़ा कंसोलिडेट करे, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कंपनी के एक साधारण असेंबलर से सेमीकंडक्टर लीडर बनने के सफर पर दांव लगा रहे हैं, उनके लिए इसे एक पोटेंशियल एक्यूमुलेशन जोन के तौर पर देखा जा सकता है। तो अंत में पूरा मामला इस एक बड़े सवाल पर आके टिक जाता है, क्या केन्स टेक्नोलॉजी वाकई भारत की सिलिकॉन क्रांति का चेहरा बनने वाली है, या फिर इस बड़े सपने को हकीकत में बदलने से जुड़े एग्जीक्यूशन रिस्क बहुत ज्यादा हैं? इसका जवाब ही इस कंपनी की और शायद भारत के टेक भविष्य की दिशा तय करेगा। तो ये था केन्स टेक्नोलॉजी का हमारा पूरा एनालिसिस। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, हम सभी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हैं। ये सारी जानकारी सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे खरीदने या बेचने की सलाह बिल्कुल ना समझें। कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।